हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप लोग इसे एंड तक देखें और ध्यान से देखें ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो। आज हम लोग इस वीडियो में वाज या वर के साथ इन्फिनेटिव की स्टडी करने वाले हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखें। आप लोग इन दोनों हिंदी सेंटेंसेस को ध्यान से देखें। पहला सेंटेंस है मैं जाने को था या मैं जाने वाला था, और दूसरा सेंटेंस है तुम सोने को थे या तुम सोने वाले थे। इस टाइप के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए या बोलने के लिए आप लोग इस रूल को याद रखें। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लिखें, उसके बाद इन्फिनेटिव लिखें। इन्फिनेटिव का अर्थ है टू प्लस वर्ब, जैसे टू गो, टू इट, टू डांस, टू प्ले etc। आप लोग यह सोच रहे होंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए आप लोग इस नोट को याद रखें। आई, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लिखें। यू, दे, वी या कोई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लिखें। अतः आप लोग इस नोट को अच्छी तरह से याद रखें। जैसे मैं जाने को था या मैं जाने वाला था, आई वॉज टू गो। तुम सोने को थे या तुम सोने वाले थे, यू वर टू स्लीप। अब आप लोग इसे डिटेल में समझें। मैं जाने को था या मैं जाने वाला था। आप लोग देख रहे हैं कि रूल के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में मैं सब्जेक्ट है, मैं के लिए आई लिखें। उसके बाद वाज या वर लिखा जाता है। हम अभी अभी आप लोगों को बता चुके हैं कि आई, ही या शी या इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लिखा जाता है, इसलिए यहाँ आई के साथ वाज लिखें। उसके बाद इन्फिनेटिव लिखा जाता है। इन्फिनेटिव का अर्थ होता है टू प्लस मेन वर्ब। इस हिंदी सेंटेंस में मेन वर्ब है जाने। जाने या जाना का अंग्रेजी होता है गो, इसलिए यहाँ आखिर में टू गो लिखें। अतः मैं जाने को था या मैं जाने वाला था का अंग्रेजी अनुवाद होगा आई वॉज टू गो। अब आप लोग दूसरे सेंटेंस को भी समझ लीजिए। तुम सोने को थे या तुम सोने वाले थे। आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में तुम सब्जेक्ट है, तुम के लिए यू लिखें। सब्जेक्ट के बाद वाज या वर लिखा जाता है, यू के साथ वर लिखें। उसके बाद इन्फिनेटिव लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में वर्ब है सोने। सोने या सोना का अंग्रेजी होता है स्लीप, इसलिए यहाँ आखिर में टू स्लीप लिखें। अतः तुम सोने को थे या तुम सोने वाले थे का अंग्रेजी अनुवाद होगा यू वर टू स्लीप। इन्फिनेटिव के अर्थ को एक बार फिर से समझ लीजिए। इन्फिनेटिव का
अर्थ होता है टू प्लस वर्ब, जैसे टू गो, टू इट, टू डांस etc। आप लोग कुछ और एग्जाम्पल्स को देखें और इसे समझें। वह शादी करने को था, ही वॉज टू मैरी। वह खेलने वाला था, ही वॉज टू प्ले। राम दिल्ली जाने को था, राम वॉज टू गो टू दिल्ली। वे घर बेचने को थे, दे वर टू सेल द हाउस। हम लोग परीक्षा देने को थे, वी वर टू अपियर एट द एग्जामिनेशन। ध्यान रहे, परीक्षा देना का अंग्रेजी होता है अपियर एट द एग्जामिनेशन, न कि गिव एट द एग्जामिनेशन या गिव द एग्जामिनेशन। आप लोग परीक्षा देना का अंग्रेजी अपियर एट द एग्जामिनेशन ही लिखें। अब आप लोग निगेटिव सेंटेंसेस को भी समझें। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वाज या वर के बाद नॉट लगाया जाता है। अतः आप लोग निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस रूल को याद रखें। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लिखें, उसके बाद नॉट लिखें, उसके बाद इन्फिनिटिव लिखें। इन्फिनिटिव का अर्थ होता है टू प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैं नहीं जाने को था, आई वॉज नॉट टू गो। वह नहीं गाने वाला था, ही वॉज नॉट टू सिंग। वे काम नहीं करने वाले थे, दे वर नॉट टू वर्क। वे मेरी सहायता नहीं करने वाले थे, दे वर नॉट टू हेल्प मी। अब आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देखें और इसे समझें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वाज या वर को सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है, उसके बाद टू लिखा जाता है और उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है और आखिर में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिखा जाता है। जैसे क्या वह खाने को था, वाज ही टू इट। क्या मैं पढ़ने को था, वाज आई टू रीड। क्या वे दिल्ली जाने को थे, वर दे टू गो टू दिल्ली। आप लोग कुछ और एग्जाम्पल्स को देखें और इसे समझें। क्या आप शादी करने वाले थे, वर यू टू मैरी। क्या तुम त्यागपत्र देने को थे, वर यू टू रिजाइन। क्या तुम दिल्ली नहीं जाने को थे, वर यू नॉट टू गो टू दिल्ली। क्या मैं परीक्षा नहीं देने वाला था, वाज आई नॉट टू अपियर एट द एग्जामिनेशन। आई होप आप लोग वाज या वर के साथ इन्फिनिटिव के प्रयोग को ठीक से समझ गए होंगे। अब आप लोग फ्यूचर टेंस को भी देखें और इसे समझें। आप लोग इन तीनों हिंदी सेंटेंसेस को ध्यान से देखें। पहला सेंटेंस है वह पढ़ने को रहेगा। दूसरा सेंटेंस है मैं जाने को रहूँगा। और तीसरा सेंटेंस है तुम जाने वाले रहोगे। इस टाइप के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए या इंग्लिश में बोलने के लिए आप लोग इस रूल को याद रखें। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल बी या विल बी लिखें, उसके बाद इन्फिनिटिव लिखें। इन्फिनिटिव का अर्थ होता है टू प्लस मेन वर्ब के
फर्स्ट फॉर्म, जैसे टू रीड, टू गो, टू प्ले, टू डांस, टू ईट, टू सिंग etc। जैसे वह पढ़ने को रहेगा, ही विल बी टू रीड। मैं जाने को रहूँगा, आई शैल बी टू गो। तुम जाने वाले रहोगे, यू विल बी टू गो। अब आप लोग इसे डिटेल में समझें। वह पढ़ने को रहेगा। आप लोग देख रहे हैं कि रूल के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में वह सब्जेक्ट है, वह के लिए ही लिखें। उसके बाद शैल बी या विल बी लिखा जाता है। आप लोग याद रखें कि आई और वी के साथ शैल लिखा जाता है। बाकी दूसरे किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल लिखा जाता है, इसलिए यहाँ ही के साथ विल बी लिखें। शैल बी या विल बी के बाद इन्फिनेटिव लिखा जाता है। इन्फिनेटिव का अर्थ होता है टू प्लस मेन वर्ब। इस हिंदी सेंटेंस में मेन वर्ब है पढ़ने। पढ़ने या पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, इसलिए यहाँ आखिर में टू रीड लिखें। अतः वह पढ़ने को रहेगा का अंग्रेजी अनुवाद होगा ही विल बी टू रीड। अब आप लोग दूसरे सेंटेंस को भी समझ लीजिए। मैं जाने को रहूँगा। आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में मैं सब्जेक्ट है। मैं के लिए आई लिखें। सब्जेक्ट के बाद शैल बी या विल बी लिखा जाता है। हम आप लोगों को अभी अभी बता चुके हैं कि आई और वी के साथ शैल बी लिखा जाता है, इसलिए यहाँ आई के साथ शैल बी लिखें। शैल बी या विल बी के बाद इन्फिनेटिव लिखा जाता है। इन्फिनेटिव का अर्थ होता है टू प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। इस हिंदी सेंटेंस में मेन वर्ब है जाने। जाने या जाना का इंग्लिश होता है गो, इसलिए यहाँ आखिर में टू गो लिखें। अतः मैं जाने को रहूँगा का अंग्रेजी अनुवाद होगा आई शैल बी टू गो। तुम जाने वाले रहोगे, यू विल बी टू गो। अब आप लोग फ्यूचर टेंस के निगेटिव सेंटेंस को भी समझें। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए शैल या विल के बाद नॉट लगाएं। अतः आप लोग निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस रूल को याद रखें। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल लिखें, उसके बाद नॉट लिखें, उसके बाद बी लिखें, उसके बाद इन्फिनेटिव लिखें और उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट लिखें। जैसे वह पढ़ने को नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी टू रीड। वे जाने को नहीं रहेंगे, दे विल नॉट बी टू गो। वे लोग तुम्हारी मदद नहीं करने को रहेंगे, दे विल नॉट बी टू हेल्प यू। अब आप लोग इसे डिटेल में समझें। वह पढ़ने को नहीं रहेगा। आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में वह सब्जेक्ट है, वह के लिए ही लिखें। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि शैल या विल लिखा जाता है। आप लोगों को हम बता चुके हैं कि आई और वी के साथ शैल लिखा जाता है। बाकी दूसरे सभी सब्जेक्ट के साथ
विल लिखा जाता है, इसलिए यहाँ ही के साथ विल लिखें। उसके बाद नॉट लिखा जाता है, इसलिए यहाँ भी नॉट लिखें। उसके बाद बी लिखा जाता है, इसलिए यहाँ भी बी लिखें। उसके बाद इन्फिनिटिव लिखा जाता है। इन्फिनिटिव का अर्थ होता है टू प्लस मेन वर्ब। इस हिंदी सेंटेंस में मेन वर्ब है पढ़ने। पढ़ने या पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, इसलिए यहाँ आखिर में टू रीड लिखें। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड नहीं है, इसलिए रीड के आगे और कुछ नहीं लिखा गया है। अगर इस सेंटेंस में लिखा रहता वह किताब पढ़ने को नहीं रहेगा, तो यहाँ रीड के बाद आ बुक लिखा जाता। अतः वह पढ़ने को नहीं रहेगा का अंग्रेजी अनुवाद होगा ही विल नॉट बी टू रीड। वे जाने को नहीं रहेंगे का अंग्रेजी अनुवाद होगा दे विल नॉट बी टू गो। वे लोग तुम्हारी मदद नहीं करने को रहेंगे, दे विल नॉट बी टू हेल्प यू। आई होप आप लोग आज के टॉपिक को ठीक से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।